हाय एवरीवन। लास्ट क्लास में हमने बीट्स तक डिस्कशन किया था। अब डॉपलर्स इफेक्ट। व्हाट हैपेंस जब भी सोर्स ऑफ साउंड और ये रिसीवर है, जब भी सोर्स और रिसीवर के बीच अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम रिलेटिव मोशन होगा। ठीक है, सोर्स और रिसीवर के बीच अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम रिलेटिव मोशन होगा, तो फिर रिसीवर जो साउंड रिसीव करेगा उसकी फ्रीक्वेंसी जो सोर्स ने साउंड इमिट करी थी उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी से डिफर करेगी। ओके, सोर्स मान लो जो साउंड इमिट कर रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी है n, बट रिसीवर के पास जब वो साउंड पहुंचती है देन दैट फ्रीक्वेंसी इज n डैश एपेरेंट फ्रीक्वेंसी। ऐसा क्यों होता है, मैं आपको एक बेसिक आइडिया दे दूंगा इसका। अगर सोर्स मान लो इधर जा रहा है विद वेलोसिटी vs, रिसीवर लेफ्ट राइट किसी भी डायरेक्शन में जा रहा है, मान लो मैंने इसी तरफ ले लिया, ये आ रहा है विद वेलोसिटी vo, ऑब्जर्वर या रिसीवर, तो जो फॉर्मूला है हमारे पास n डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v प्लस vo अपॉन v माइनस vs। ये फॉर्मूला है। n साउंड की एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो सोर्स ने साउंड इमिट करी थी, n डैश एपेरेंट फ्रीक्वेंसी है, v यहां पे है वेलोसिटी ऑफ साउंड। इस वेलोसिटी ऑफ साउंड को तो आप हमेशा पॉजिटिव ही सब्स्टिट्यूट करोगे। vo ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है, vs सोर्स की, और vo और vs को आप इन फॉर्मूलों में प्रॉपर साइन के साथ सब्स्टिट्यूट करोगे। ठीक है, हो सकता है आप अपने किसी नोट्स में या कहीं और किसी बुक में देखो यहां पे ये भी माइनस हो, ये भी माइनस, या शायद दोनों ही प्लस, तो वो सारे फॉर्मूले ठीक है, बस उनमें साइन कन्वेंशन अलग लिया गया। हमारे इस फॉर्मूले का साइन कन्वेंशन क्या है, फॉर वीओ एंड वीएस। बाकी तो आपने ये पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव वैल्यू और वी की बस वैल्यू रखनी है 330, 320 जो भी क्वेश्चन में गिवन हो। वीओ और वीएस के लिए कोई भी एक ऑब्जर्वर या सोर्स कोई भी एक दूसरे की तरफ जा रहा हो तो उसकी वेलोसिटी को प्लस लेना, और दूसरे से दूर जा रहा हो तो माइनस। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो सोर्स ये रहा और रिसीवर ये रहा। सोर्स मान लो इधर जा रहा है विद वेलोसिटी vs, रिसीवर भी इधर आ रहा है विद वेलोसिटी vo। तो इस केस में सोर्स को देखो, सोर्स अगर ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा होता तो मैं वेलोसिटी प्लस लेता, तो इस केस में हम सोर्स की वेलोसिटी को नेगेटिव लेंगे। ऑब्जर्वर क्योंकि सोर्स की तरफ ही जा रहा है उसकी वेलोसिटी को हम प्लस लेके चलेंगे। ठीक है, सो ये चीज आप ध्यान रखना, कोई भी एक अगर दूसरे की तरफ जा रहा होगा तो वेलोसिटी प्लस, नहीं तो माइनस। जैसे ये सोर्स होगा, ये रिसीवर है, अगर ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है तो इस बारी हम सोर्स की वेलोसिटी को प्लस लेंगे। इस फॉर्मूले में प्लस लोगे तो ये माइनस साइन मेंटेन रहेगा। और रिसीवर की वेलोसिटी आप देखो, रिसीवर वहां है, सोर्स किधर है उसके लिए लेफ्ट, बट वो उससे दूर जा रहा है तो इसलिए रिसीवर की वेलोसिटी माइनस लेंगे। ठीक है, सो बस सिंपली एक बार मैं फिर से रिपीट कर दे रहा हूं, कोई भी सोर्स आपने लेना है, जब भी आप डॉपलर्स इफेक्ट अप्लाई करो चेक करो सोर्स कौन है, रिसीवर कौन है। ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे मल्टीपल सोर्सेज और रिसीवर्स हो, सो वी हैव टू सी कि भाई सोर्स कौन, रिसीवर कौन। सोर्स रिसीवर की ओर जा रहा है प्लस, दूर जा रहा है माइनस। रिसीवर सोर्स की तरफ जा रहा है तो वेलोसिटी प्लस, दूर जा रहा है तो माइनस। ओके, एक बेसिक आइडिया ले लेते हैं कि ये फॉर्मूला डिराइव कैसे हुआ, क्योंकि कई बार क्वेश्चन ऐसे भी आ सकते हैं जहां पे आपको वो डेरिवेशन, अगर आपको स्टेप्स पता है कि किस तरह से ये फॉर्मूला बना, न्यूमेरिकल्स में हेल्प मिलती है। पहले हम बात करते हैं सिंपल में, अगर आपसे साउंड वेव्स की बात करूं, सपोज दैट साउंड इस तरह से प्रोपगेट हो रही है। हमें पता है साउंड प्रोपगेट होती है इन द फॉर्म ऑफ कंप्रेशन, रेडिफैक्शन, जैसे ट्रांसवर्स वेव में आप क्रेस्ट और ट्रफ वगैरह दिखाते हो। ठीक है, इस केस में यहां पे सपोज दैट सोर्स है, ये कोई पर्सन है, ही इज द सोर्स। यहां पर कोई ऑब्जर्वर है, मैं ऑब्जर्वर वो नाम देता हूं, वैसे रिसीवर इज देयर। नाउ ये जो साउंड इमिट करेगा इसमें ये ऐसे मान लो कंप्रेशन है, दिस इज कंप्रेशन, इसको ऐसे मैं शेड कर देता हूं, दिस इज कंप्रेशन। देन ये रेडिफैक्शन है, देन अगेन देयर इज अ कंप्रेशन,
तो ये फिर से कंप्रेशन आ गया, ये भी कंप्रेशन था, दोनों का साइज सेम दिखाना। देन अगेन रेरिफैक्शन आ गया इस तरीके से। कंप्रेशन जैसे आप ट्रांसवर्स वेव दिखाते हो ना, ट्रांसवर्स वेव में आप कहते हो किसी भी पर्टिकुलर टाइम पर अगर रस्सी का शेप ऐसा है तो थोड़ी देर के बाद रस्सी का शेप ऐसा हो जाएगा, लाइक दिस, इस तरह से। सो यू से दैट कि ये जो पीक है ये यहां से यहां आ गया, किस स्पीड पे ये आपको वेव प्रोपगेट होती हुई दिखाई देगी, v √t/μ। सेम वे लॉन्गिट्यूडनल वेव जब प्रोपगेट करेगी ना आगे, तो आपको ये कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, फिर कंप्रेशन, फिर रेरिफैक्शन, ये ऑल्टरनेट ये आगे चलते हुए दिखाई देंगे एट द वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 मीटर्स पर सेकेंड। और एक कंप्रेशन से अगले कंप्रेशन तक का जो डिस्टेंस होगा ना, दैट इज बेसिकली द वेवलेंथ, वो होगा V∠T। जैसे यहां पर भी पीक से पीक तक का डिस्टेंस, ये डिस्टेंस दैट इज वेवलेंथ, ये है V∠T। कैपिटल T इज द टाइम पीरियड। आप इसको सोचो, क्योंकि इसको विजुअलाइज करना थोड़ा आसान है। रस्सी का सिरा आपके हाथ में है, ऊपर था आपका हाथ टॉप पर, कैपिटल T टाइम के बाद आपका हाथ फिर टॉप पर आएगा। आप अपने हाथ में ऐसे रस्सी पकड़ के ऐसे ऐसे वाइब्रेट करा रहे हो, आपका हाथ जब पीक पे था ना, तो जब आपका हाथ नीचे आना शुरू हुआ ना, आपके हाथ से पीक आगे चलना शुरू होगा, पीक आपको आगे चलता हुआ दिखाई देगा। आपका हाथ कैपिटल T टाइम बाद वापस फिर पहुंचेगा, फिर एक पीक निकलेगा, तब तक पिछला वाला पीक V∠T आगे जा चुका होगा। सेम वे जब हम बोलते हैं ना, मैं बोल रहा हूं लगातार, तो साउंड निकल रही है, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन, एक कंप्रेशन निकला, कैपिटल T टाइम के बाद अगला कंप्रेशन आएगा, तो ये कंप्रेशन और ये कंप्रेशन, इनके बीच टाइम का फर्क है कैपिटल T, तो ये डिस्टेंस V∠T होगी। ये सारे कंप्रेशन V स्पीड से, कंप्रेशन, रेरिफैक्शन V स्पीड से ऑब्जर्वर की तरफ जा रहे होंगे। ओके, सो इसी को यूज करके मैं आपको वो डॉपलर्स इफेक्ट कैसे आया, वो फॉर्मूला वो बता रहा हूं। लेट्स से पहले लेते हैं सोर्स मूव कर रहा है, तो ये रहा सोर्स, ये रहा रिसीवर या ऑब्जर्वर। सपोज दैट ये इंस्टेंट है t=0, सोर्स और रिसीवर के बीच का डिस्टेंस है मान लो d। सोर्स ने अभी अभी एक कंप्रेशन इमिट किया, मैं आप कंप्रेशन को ऐसे वेव की तरह दिखा देता हूं, ऐसे नहीं दिखा रहा, ये कंप्रेशन इमिट किया, ठीक है। ये किस स्पीड से आगे चलना शुरू करेगा, ये आगे चलना शुरू करेगा v से, और सोर्स खुद आगे चल रहा है विद वेलोसिटी vs। एक बात और गौर से सुनना मेरी, मैं खड़े खड़े बोल रहा हूं, तो जो कंप्रेशन, रेरिफैक्शन यानी जो साउंड इमिट कर रहा हूं मैं, वो 330 की स्पीड पे जा रही है। मैं यहां से ऐसे चलते चलते बोलूंगा, स्टिल साउंड 330 की स्पीड पे ही जाएगी। कोई साउंड कोई ऐसी चीज नहीं है कि आप फेंक के ऐसे किसी को किसी तक पहुंचा रहे हो। बॉल है आपके हाथ में, क्रिकेटर है, उसने बॉल फेंकी एट द स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर पर आवर, खड़े खड़े तो 100 पे जाएगी। उसने 30 की स्पीड पे भागते भागते ऐसे फेंकी, अभी वो बॉल 130 पे जाएगी, क्योंकि 30 उसकी स्पीड ऐड होगी। साउंड में ऐसा नहीं है, साउंड आप कोई चीज फेंक नहीं रहे हो ऐसे, आप जस्ट अपने पास की एयर को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो ये सोर्स की वेलोसिटी 0 भी होती, जो इसने साउंड इमिट करी वो v से ही चलेगी, वेलोसिटी ऑफ साउंड, ठीक है जी। ये साउंड चल पड़ी, उधर जा रही है रिसीवर तक। कैपिटल T टाइम के बाद, ये कैपिटल T बहुत छोटा सा टाइम होता है, आप साउंड के लिए यूज करके देख सकते हो इसको कि v = n लैम्डा, मान लो मैं साउंड की वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी भी दे दूं, आप बड़े आराम से ढूंढ सकते हो, ये 1/फ्रीक्वेंसी की वैल्यू है, ठीक। सोर्स यहां से यहां पहुंच गया, मान लो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली सोर्स ने, Vs∠T, ये रिसीवर आ गया। अब t=0 पर इसने जो कंप्रेशन इमिट किया था वो कैपिटल T टाइम में यहां कहीं पहुंच गया होगा। कितनी होगी ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस होगी V∠T। अब सोर्स अगला कंप्रेशन इमिट करेगा ऐसे, ठीक है, ये कंप्रेशन इमिट किया, तो ये कंप्रेशन अब आगे सेम स्पीड से ही ट्रेवल करेगा, साउंड की स्पीड पे। इट्स ओके, समझना चीज को। t=0 पे सोर्स ने पहला कंप्रेशन इमिट किया, कैपिटल T टाइम पे अगला, कैपिटल T टाइम में सोर्स खुद आगे आ गया होगा Vst, और वो पहला वाला कंप्रेशन Vt आगे चला गया होगा। यानी कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का गैप ये होगा V - Vs इंटू कैपिटल T। इसको भी हम यूज करेंगे, ठीक है, वो D थोड़ा अलग ध्यान रखना उसका।
v माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी। ये एक्चुअली एपेरेंट वेवलेंथ है। ओके देखो, अगर सोर्स स्टेशनरी है वेवलेंथ है वी टी, आप टी को 1/n कर दो, v इक्वल टू एन लैम्डा आ जाएगा। सो अगर सोर्स रेस्ट पे है, साउंड इधर भेज रहा है, व्हाट इज द वेवलेंथ? v कैपिटल टी। v इज द वेलोसिटी ऑफ साउंड, t इज द टाइम पीरियड आफ्टर विच कंप्रेशंस वर इमिटेड, या टाइम पीरियड सिंपली आपका उस साउंड का 1/फ्रीक्वेंसी। सोर्स जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन में वेवलेंथ कम हो जाएगी। और एक बात गौर करना, रिसीवर की मैंने अभी तक बात ही नहीं करी, तो ये पॉइंट ना नोट कर लेना। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी तो सोर्स और रिसीवर दोनों की वेलोसिटी पे डिपेंड करती है, बट एपेरेंट वेवलेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन द वेलोसिटी ऑफ सोर्स। इसके बारे में मैं बताऊंगा, पहले मैं उस डेरिवेशन पे ही वापस आ रहा हूं, फिलहाल आप नोट तो कर लेना। अब ये तो हमने बात करी कि सोर्स ने ये कंप्रेशंस इमिट करे थे। अब देखते हैं रिसीवर इनको रिसीव कब कब करेगा। तो जो पहला वाला कंप्रेशन है, पहला वाला कंप्रेशन यहां से कब चला था? 0 पर। किस स्पीड से चला था? v। कितनी दूर इसको जाना है? d, ये वाली डिस्टेंस d, ये d अलग है बेटा इससे। सो d दूर जाना है, कितना टाइम लगेगा इसको रिसीवर तक पहुंचने में? d बाय v। सिंपल, साउंड v स्पीड से जा रही है, d बाय v टाइम लगेगा। दूसरा वाला ये कंप्रेशन, ये पहला वाला था, ये दूसरा वाला है। दूसरा वाला कंप्रेशन देखते हैं कब पहुंचेगा रिसीवर के पास। दूसरा वाला कंप्रेशन कब इमिट हुआ? कैपिटल टी पर। कैपिटल टी टाइम तो ऑलरेडी हो रहा था। कितनी देर लगेगी इसको यहां से यहां तक जाते जाते? अब ये डिस्टेंस और कितनी बची हुई है? यहां से यहां तक की दूरी d थी, उसमें से ये वी एस टी माइनस किया, ये डिस्टेंस है d माइनस वी एस इंटू टी। इतने डिस्टेंस को ट्रेवल करने में साउंड को टाइम लगेगा d माइनस वी एस इंटू टी अपॉन वी। ये आ गया। यानी what is the time interval at which this receiver is receiving these compressions? t dash is equal to t2 minus t1। subtract करो, so I'm writing here t dash आ जाएगा, t2 में से जरा t1 को घटाओ तो क्या बचेगा? कैपिटल T बचेगा, d by v कैंसिल हो जाएगा, माइनस वी एस इंटू कैपिटल T अपॉन v बचेगा। तो यहां से आ जाएगा t डैश इज इक्वल टू t टाइम्स v माइनस वी एस अपॉन v। उल्टा कर दो इसको, सो n डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v अपॉन v माइनस वी एस। ये बनता है एक्सप्रेशन। ठीक है, एच.सी. वर्मा बुक में एक अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट में कहीं है, सेकंड लास्ट या लास्ट क्वेश्चन। वो कह रहा है कि सोर्स एक्सेलरेटेड है, सोर्स की इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लो, एक्सेलरेटेड है, तो t टाइम में ये वी एस इंटू टी के बजाय हाफ ए टी स्क्वायर होगा, तो ये डिस्टेंस आएगा हाफ ए टी स्क्वायर। उस हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे हम। ठीक है, सो इस तरह का है क्वेश्चन। फिर ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होगा, फिर आप इस डिस्टेंस को बदलोगे। एक बार देखना उस क्वेश्चन को। ये बना फॉर्मूला। अब देखते हैं जब सोर्स रेस्ट पे है, ऑब्जर्वर मूविंग है, इन दैट केस व्हाट विल हैपन। तो ये रहा सोर्स, ये रहा रिसीवर। अब क्या होगा? सोर्स कंप्रेशन इमिट करेगा, ये तो इससे पहले वाला जो इमिट किया था वो यहां होगा। हाउ मच विल बी दिस डिस्टेंस? दिस डिस्टेंस विल बी v कैपिटल T। इस बारी वेवलेंथ, एपेरेंट वेवलेंथ विल रिमेन सेम, क्योंकि वेवलेंथ में चेंज डिपेंड करता है खाली सोर्स के मोशन पर। सो इस बारी कंसेक्यूटिव जो कंप्रेशंस होंगे उनके बीच का डिस्टेंस होगा v कैपिटल T, ऐसे। अब ये कंप्रेशन, ये रिसीवर को अभी अभी मिला, देखते हैं अगला कब मिलेगा। ये कंप्रेशन किस स्पीड से बढ़ रहा है रिसीवर की ओर? v। रिसीवर किस स्पीड से मान लो इधर जा रहा है? vo। तो रिलेटिव मोशन का कंसेप्ट लगाओ, ये v से आ रहा है, ये vo से आ रहा है। सो व्हाट इज द अप्रोच वेलोसिटी? v प्लस vo। सो कितना टाइम लगेगा? t डैश इसको रिसीव किया, कितनी देर के बाद इसको रिसीव करेगा? तो वो आएगा डिस्टेंस बिटवीन देम v कैपिटल T अपॉन द अप्रोच वेलोसिटी, दैट इज v प्लस vo। हो गया, ये तो जस्ट एक लाइन का था। सो n डैश इज इक्वल टू, इनवर्स कर दो इसका, सो 1 अपॉन t डैश दैट इज n डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v प्लस vo अपॉन v। दोनों अगर मोशन में होंगे, इधर से रिसीवर भी इधर से सोर्स भी,
तो यहाँ v माइनस वी एस भी आ जाएगा। वो आप इन दोनों केसेस को मर्ज करके खुद देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये डेरिवेशन हुआ और अब आपको साफ साफ दिख रहा है कि इन कंप्रेशंस के बीच का जो डिस्टेंस दैट इज कॉल्ड एपेरेंट वेवलेंथ वो सोर्स की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। देखो रिसीवर अगर चले इधर या उधर चले या रुका रहे, वॉट एवर इज द सिचुएशन, ये डिस्टेंस नहीं बदलेगा कंप्रेशन से कंप्रेशन। इट इज लाइक सिंपल एग्जांपल, आप कार में जा रहे हो, किनारे पे, रोड के किनारे पे पेड़ लगे हुए हैं। सो आप कार में जा रहे हो, आप कार तेज चलाओगे, वो पेड़ आप जल्दी जल्दी क्रॉस करोगे। कार स्लो चलाओगे, वो धीरे धीरे क्रॉस करोगे। बट उन पेड़ों के बीच का जो गैप है वो थोड़ा ना आपकी वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो सेम वे कंप्रेशन टू कंप्रेशन जो वेवलेंथ है वो रिसीवर की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है, वो खाली सोर्स की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है, ठीक है। सो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी के लिए हमारे पास फॉर्मूला बना n टाइम्स v प्लस वी ओ अपॉन v माइनस वी एस। एपेरेंट वेवलेंथ के लिए दो तरीके मैं आपको बता रहा हूं। पहला, ये सोर्स है, सोर्स अगर इधर जा रहा है इस तरफ विद वेलोसिटी वी एस, तो इस तरफ जिस तरफ सोर्स जा रहा है इस रीजन में साउंड की वेवलेंथ एपेरेंट वेवलेंथ हो जाएगी v माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी, जहां पे v इंटू कैपिटल टी साउंड की वो वेवलेंथ थी व्हेन द सोर्स वाज एट रेस्ट। और इसको एपेरेंट कहना भी ठीक नहीं होगा, बट एनीवेज वी कैन से दैट, क्योंकि अब ये एक्चुअल में ही इतनी हो गई है वेवलेंथ। सी पिछले केस में आप देखो ये कंप्रेशन टू कंप्रेशन के बीच का एक्चुअल में ही गैप कम हो गया है। सो एपेरेंट कहना ठीक नहीं है, बट एनीवेज बुक्स में लिखा होता है एपेरेंट वेवलेंथ, सो वी आर टेकिंग द सेम नेम। सो जिस डायरेक्शन में सोर्स जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर वहां कहीं रिसीवर है, वो मोशन में है नहीं है, उससे एपेरेंट वेवलेंथ को कोई लेना देना नहीं, ये आएगी। और इस तरफ इस रीजन में अगर कोई रिसीवर है उसके लिए एपेरेंट वेवलेंथ आएगी v प्लस वी एस इंटू कैपिटल टी, ये एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है। इसको मैं एक तरीके से और समझाता हूं, फिर इसी का एक दूसरा मेथड भी बताता हूं। एपेरेंट फ्रीक्वेंसी के हेल्प से एपेरेंट वेवलेंथ, वैसे तो एपेरेंट वेवलेंथ का हमारे पास डायरेक्ट रिजल्ट आ चुका है। कोई ऐसा क्वेश्चन आया जहां पे आपको ये सब पता है, आप डायरेक्ट इसको यूज करके एपेरेंट वेवलेंथ कैलकुलेट कर देना, ओके। नाउ इसी को एक्सप्लेन करने के लिए, ये सोर्स है हमारे पास, ये सोर्स स्टेशनरी है, ये साउंड इमिट कर रहा है, साउंड लगातार इमिट कर रहा है। तो मैं फिर से वही खाली कंप्रेशन 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 दिखाना चाहता हूं। इसने साउंड इमिट करी, साउंड चारों तरफ जाएगी, तो ये कंप्रेशन है, ये कंप्रेशन है। मतलब ये बिल्कुल डायग्राम बिल्कुल ऐसा लगेगा आपको जैसे कि आप किसी एकदम स्टिल लेक में आप एक पर्टिकुलर जगह पे पत्थर फेंकते जा रहे हो, एक पर्टिकुलर जगह पे, तो जो वेव पैटर्न प्रोड्यूस होता जा रहा है वो वेव पैटर्न ऐसे आपको आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। सेम वे ये सोर्स साउंड इमिट कर रहा है तो कंटिन्यूअस साउंड है, सो कंप्रेशन फिर कंप्रेशन कंप्रेशन दिखा रहा हूं, साउंड तो कंटिन्यूअस है, कंप्रेशन रेरिफैक्शन कंप्रेशन रेरिफैक्शन। सो इस तरह से ये सोर्स साउंड इमिट कर रहा है। किस स्पीड से ये साउंड बढ़ेगी चारों तरफ, v स्पीड से। ये कंप्रेशन और इससे पिछले वाले कंप्रेशन के बीच का ये गैप होगा v कैपिटल T, इधर भी और इधर भी। कोई भी आप दो कंसेक्यूटिव ये सर्कल्स ले लो, दिस इज v कैपिटल T, दिस इज एक्चुअली वेवलेंथ। और अब अगर सोर्स मानो राइट को जा रहा है तो इसने कंप्रेशन इमिट किया, कंप्रेशन आगे गया v कैपिटल T, उतनी देर में ये चला गया vs इंटू टी, तो कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का गैप हो जाएगा v माइनस वी एस इंटू टी। और इधर मैं मुंह इधर किया है बट साउंड तो उधर भी जाएगी, सो मैंने बोला कंप्रेशन उधर चला, v कैपिटल T गया, मैं vs इंटू कैपिटल T इधर, तो उस कंप्रेशन और अगले के बीच का गैप आ जाएगा v प्लस वी एस। तो अगर सोर्स इधर जा रहा है ना तो यही कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस आपको ऐसे दिखाई देंगे, इस तरीके से, ठीक है। ये गैप कम और ये गैप ज्यादा, ऐसे जितना ये गैप है उतना ही अगला गैप होगा, और ये गैप ऐसे लाइक दिस, इस तरह से बस ये डायग्राम रखते हैं। तो अब जिस डायरेक्शन में ये सोर्स है, ये सोर्स इधर जा रहा है विद वेलोसिटी vs, तो अब ये कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस के बीच का गैप होगा v
माइनस वी एस इंटू कैपिटल टी, और इस तरफ इनके बीच का ये जो गैप आएगा दैट इज v प्लस वी एस इंटू कैपिटल टी। सो नोट कर लेना, वैसे आपने शायद आई थिंक नोट कर लिया होगा कि एपेरेंट वेवलेंथ डिपेंड्स ओनली ऑन सोर्स वेलोसिटी। In the direction of motion of source, it is v minus vs into t. Opposite to the direction of motion of source, it is v plus vs into t. Okay? रिसीवर यहां पे आ रहा है, जा रहा है, उसे ये गैप नहीं बदलेगा। फ्रीक्वेंसी एपेरेंट जरूर रिसीवर की वेलोसिटी पे डिपेंडेंट है। तो एक तो ये तरीका आ गया एपेरेंट वेवलेंथ को ढूंढने का। दूसरा आपके पास एक इसी में मान लो आपको नहीं स्ट्राइक कराइए आपको, क्योंकि ना ये इस चीज की प्रैक्टिस हमने ज्यादा करी होती है तो हमारे दिमाग में ये फॉर्मूला फिट हो चुका होता है बाय द टाइम वी आर अपियरिंग फॉर जेईई मेन एग्जाम। ये फॉर्मूला आपके दिमाग में है क्लियर। तो एपेरेंट फ्रीक्वेंसी अगर आप ढूंढ चुके हो कि भाई रिसीवर को जो साउंड रिसीव हुई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि आप उसके बाद फॉर्मूला यूज करो v इज इक्वल टू एन एपेरेंट lambda apparent and this is v relative, इसको यूज कर लो। n dash is the apparent frequency, the frequency of the sound received by receiver, lambda dash is the apparent wavelength which is received by receiver, and vr is velocity of sound relative to observer। साउंड ऐसे जा रही थी सोर्स से रिसीवर की ओर, रिसीवर आ रहा था, तो ये vr हो जाएगा v प्लस vo और नहीं तो v माइनस। So VR is the velocity of sound relative to observer। इसको यूज करके भी आपको apparent wavelength मिलेगी। ओके, एक क्वेश्चन में इसको यूज करके देखते हैं। दोनों तरीके से ये apparent wavelength हम कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से एक क्वेश्चन है, मैंने कैलकुलेशंस वगैरह कर रखी है सो दैट हमारा टाइम सेव हो जाएगा। ये एक सोर्स है, ये एक रिसीवर है और ये एक वॉल, मूवेबल वॉल कह लो या कोई हैवी सा सरफेस है जो मूव कर रहा है और इट इज परफेक्टली रिफ्लेक्टिंग। सो ये कोई सरफेस है जिस पे साउंड जैसे ही आके गिरती है इमीडिएटली ये रिफ्लेक्ट करता है। सोर्स इज मूविंग विद अ वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर्स पर सेकेंड, मैं जस्ट वैल्यूज लिख रहा हूँ, सब मीटर पर सेकेंड है। रिसीवर इधर जा रहा है विद वेलोसिटी 20, ये मूवेबल सरफेस इधर जा रही है विद वेलोसिटी 10। सोर्स जो साउंड इमिट कर रहा है उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है 400 और साउंड की वेलोसिटी है 330। तो हमें चाहिए कि ये रिसीवर दीवार से टकरा के जो साउंड आ रही है, ये सोर्स से जब साउंड चलेगी तो रिसीवर को डायरेक्ट साउंड भी मिलेगी। रिसीवर को दो आवाजें सुनाई देंगी, एक डायरेक्ट और एक वॉल से टकरा के। तो हमें पता करना है वॉल से टकरा के जो साउंड आई है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ दैट रिफ्लेक्टेड साउंड। तो देखो कैसे सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। सो इन दिस केस पहले तो ये सोर्स, ये रिसीवर, तो जो ये डायरेक्ट रिसीव कर रहा है, जस्ट एक बार फॉर प्रैक्टिस देख लेते हैं। रिसीवर जो डायरेक्ट साउंड रिसीव कर रहा है एन डी दैट इज इक्वल टू एन टाइम्स वी प्लस वी ओ अपॉन वी माइनस वी एस, ये फॉर्मूला लगाया। n एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है साउंड की दैट इज 400, v को तो यहां भी 330 लिख दो, यहां भी इसको 330 लिख दो। ऑब्जर्वर ये रहा सोर्स, ये रहा रिसीवर। रिसीवर सोर्स से दूर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी निगेटिव लेंगे, और सोर्स रिसीवर की तरफ ही जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी प्लस लेंगे। तो ये हमारे पास बन जाएगा 400 टाइम्स 330 minus 20 that is 310, so 31, और 330 minus 10 320, so that is 32, जीरो कैंसिल हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गई फ्रीक्वेंसी जो रिसीवर ने डायरेक्ट रिसीव करी। ओके, अब वॉल ने क्या, ये सोर्स और इसको ऑब्जर्वर मानो, मतलब ये वॉल पर जो साउंड पहुंच रही है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है। सो द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल, फिर से यही फॉर्मूला लिखेगा लगेगा। n इस बारी फिर से 400 आ जाएगा, v की वैल्यू 330 प्लस अपॉन 330 माइनस वॉल, और इससे देखो अब इसको भूल जाओ, बात चल रही है सोर्स से जो साउंड चली थी वो वॉल तक पहुंची, तो बीच में भी रिसीवर का काम नहीं है।
मैं ये सोर्स को ले रहा हूं, ये सोर्स है और ये है रिसीवर, ठीक है। सो इसकी बात चल रही है, दिस इज द रिसीवर। सो ये सोर्स की तरफ ही जा रहा है तो +10, और ये रिसीवर की तरफ ही जा रहा था तो ये भी +10 ही रहेगा। तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 400 इंटू ये आ जाएगा 34/32। ये आ गया फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय वॉल, 400 इंटू 34/32। अब आप वॉल को इतनी ही फ्रीक्वेंसी का सोर्स मान सकते हो। वॉल पर ये साउंड जैसे ही टकराएगी इमीडिएटली मुड़ जाएगी, तो वॉल से जो साउंड आ रही है, कंप्रेशन रेडिफैक्शन, कंप्रेशन रेडिफैक्शन, वो उसी रेट पर रिवर्ट करेगा जिस रेट पर वो उस पर पहुंच रहे थे। सो वॉल को जो भी सोर्स, ओरिजिनल सोर्स से जो फ्रीक्वेंसी मिली, सेम इमीडिएटली वो उसको रिफ्लेक्ट करता जाएगा साउंड को। तो इसका मतलब अब मैं वॉल को इसी फ्रीक्वेंसी का सोर्स ट्रीट करूंगा। तो अब अगला स्टेप आएगा, ये सोर्स, ये रिसीवर, ये सोर्स है कितनी फ्रीक्वेंसी का, NW। सो अब देखते हैं रिसीवर क्या फ्रीक्वेंसी रिसीव करेगा। सो N डैश इज इक्वल टू NW टाइम्स V प्लस VO अपॉन V माइनस VS। ये हमने फॉर्मूला यूज किया। ओके, सो इस फॉर्मूले में N डैश हमें ढूंढना था। NW की ये वैल्यू आ गई 400 इंटू 34/32। ध्यान से देखने चलना, दिस इज 330 प्लस और ये 330 माइनस। ऑब्जर्वर, ये ऑब्जर्वर है, ये और ये सोर्स है, ये ऑब्जर्वर है, ये रिसीवर सोर्स की तरफ ही जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी प्लस, ठीक है। और ये सोर्स रिसीवर की तरफ ही जा रहा है तो इसकी वेलोसिटी भी प्लस। तो यहां से अब हमारे पास ये N डैश आ गया 400 इंटू 34/32 इंटू 330 प्लस 20 350, वो जीरो कैंसिल हो जाएगा, एक 330 माइनस 10 320, ये आ गया। तो इस रिसीवर ने जो साउंड रिसीव करी है रिफ्लेक्शन के बाद वो ये आ गई। अब मैंने कहा ना, कई बार क्वेश्चन ऐसे होता है कि आपसे फ्रीक्वेंसी भी पूछता है, वेवलेंथ भी। अब आप ना वो एपरेंट वेवलेंथ, वो जो डायरेक्ट वाला रिजल्ट था उस पर फिलहाल मत जाओ। जब आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी ढूंढ ही चुके हो, अब आप यूज करो फॉर एपरेंट वेवलेंथ V रिलेटिव इज इक्वल टू N डैश लैम्डा डैश, एंड V रिलेटिव इज व्हाट, वेलोसिटी ऑफ साउंड रिलेटिव टू रिसीवर। और ये कौन सी साउंड है, जो दीवार से टकरा के वापस आ रही है। तो साउंड इधर आ रही है टकरा के और ये इधर जा रहा है, साउंड इधर 330 से ये 20, तो ये रिलेटिव वेलोसिटी आ गई 350। ये रखनी है हमें, ध्यान रखना। वेलोसिटी ऑफ साउंड चेक कर लेना कौन सी फ्रीक्वेंसी थी, डायरेक्ट वाली या दीवार से टकरा के। सो दीवार से टकरा के जो आई है। N डैश ये रहा था 400 इंटू 34 इंटू 35 अपॉन 32 इंटू 32 इंटू लैम्डा डैश। तो यहां से ये 0 एक कैंसिल, 35 से 35 कैंसिल। सो लैम्डा डैश की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 32 इंटू 32 अपॉन 40 इंटू 34। ये आ गई एपरेंट वेवलेंथ। मैं काम करता हूं, अब वो डायरेक्ट वाले रिजल्ट को भी यूज करके देखें फॉर दिस एपरेंट वेवलेंथ। सो ये सोर्स है, दीवार को सोर्स मानो क्योंकि बात चल रही है रिफ्लेक्टेड साउंड की। रिफ्लेक्टेड साउंड के लिए वॉल इज द सोर्स। ये वॉल सोर्स है, कितनी इसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी है जो इसको मिली थी सोर्स से, दिस वन, ये NW, ये वाली फ्रीक्वेंसी। ओके, तो अब मैं उसी फॉर्मूले को यूज करूंगा कि एपरेंट वेवलेंथ, सोर्स किधर जा रहा है, लेफ्ट, और मुझे लेफ्ट साइड ही मुझे पता करना है रिसीवर को वेवलेंथ कितनी मिली। तो जिधर सोर्स जा रहा है उसी जोन में चाहिए, जिधर सोर्स जा रहा है उस तरफ वेवलेंथ होती है V माइनस VS इंटू टी। बड़ा आसान है, इसको भी याद रखना, कोई बड़ी बात नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं। खड़े खड़े आप ऐसे बोल रहे हो, कंप्रेशन निकला, कैपिटल T टाइम के बाद अगला कंप्रेशन निकला, पिछला VT दूर चला गया होगा। सो VT इज द वेवलेंथ। चलते चलते बोलोगे
कंप्रेशन आगे जाएगा VT, आप आगे जाओगे VS इंटू टी, तो गैप रह जाएगा V माइनस VS इंटू टी और पीछे V प्लस VS। तो जिस तरफ सोर्स चल रहा है उस तरफ वेवलेंथ ये। सो दिस इज इक्वल टू, ये V की वैल्यू थी हमारे पास 330, VS की वैल्यू ये 10 एंड टाइम पीरियड इज 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी, तो इसका 1 अपॉन, तो ये आ जाएगा 32 अपॉन 400 इंटू 34। चेक करो दोनों आंसर सेम आएंगे। 32 इंटू 32, एक जीरो कैंसिल कर देना, आ जाएगा। सो इस तरीके से आप एपरेंट फ्रीक्वेंसी, एपरेंट वेवलेंथ कैलकुलेट कर सकते हो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। अच्छा, यहां पे मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड, लिसन वेरी केयरफुली, क्योंकि एक बार ये एडवांस में क्वेश्चन था। व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड एंड व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ साउंड रिसीव्ड बाय द रिसीवर आफ्टर रिफ्लेक्शन? दोनों सेम होंगी, क्योंकि साउंड दीवार पे टकरा के जब रिफ्लेक्ट हो रही है तो द वेवलेंथ ऑफ रिफ्लेक्टेड साउंड या द वेवलेंथ रिसीव्ड बाय रिसीवर, दोनों सेम चीज है। अभी अभी हमने देखा, क्योंकि रिसीवर की वेलोसिटी पे तो वो डिपेंड ही नहीं करती ना। ओके, सो द वेवलेंथ ऑफ साउंड आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द वॉल यही है, विच इज द वेवलेंथ रिसीव्ड बाय रिसीवर ऑल्सो। ओके, नाउ आगे चलते हैं। जब सोर्स और ऑब्जर्वर का मोशन इज नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम, उसको डिस्कस करते हैं एक बारी। सो सपोज दैट, ये मैं स्टैंडर्ड एक एग्जांपल ले लेता हूं। ये सोर्स है, ये कोई हाई स्पीड ट्रेन ऐसे जा रही है, या एरोप्लेन है, आप ऐसे खड़े हो, एरोप्लेन ऐसे निकल रहा आपके ऊपर से, या ये हाई स्पीड ट्रेन है, यहां खड़े हो आप, सामने थोड़ी दूर रेलवे ट्रैक है, आप ऑब्जर्वर हो, रिसीवर हो, यहां खड़े हो, आपसे डी दूर ये रेलवे ट्रैक है और ये हाई स्पीड ट्रेन जा रही है। तो अब इसमें हमें क्या करना है, हमें सोर्स और ऑब्जर्वर की वेलोसिटीज उस मूवमेंट पर लेनी है जब सोर्स से साउंड चली और ऑब्जर्वर के पास, ऑब्जर्वर की वो वेलोसिटी जब साउंड उसके पास पहुंची, और इन वेलोसिटीज के कंपोनेंट लेने हैं। अब ध्यान से समझना, सपोज दैट सोर्स जब यहां पे था, इसकी वेलोसिटी थी vs, ऑब्जर्वर तो खैर मैंने यहां पे रेस्ट पे लिया है, तो फिलहाल ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का तो काम ही नहीं है। सोर्स ने A पर जो साउंड इमिट करी, मुझे चाहिए वो साउंड जब यहां तक पहुंची। ठीक है, लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। फाइंड फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय ऑब्जर्वर करस्पॉन्डिंग टू द साउंड विच वॉज इमिटेड बाय सोर्स एट ए पर जो इसने साउंड इमिट करी थी, सोर्स इधर जा रहा है, साउंड अब इस डायरेक्शन में प्रोपगेट कर रही है, तो आपको सोर्स की वेलोसिटी का वो कंपोनेंट लेना है जो सोर्स और ऑब्जर्वर को ज्वाइन करने वाली लाइन के अलोंग है। तो अब एन डैश की वैल्यू आ जाएगी एन टाइम्स वी हो तो जीरो है, अपॉन वी माइनस वी एस कॉस थीटा, एंड अकॉर्डिंग टू द डायग्राम वी एस कॉस थीटा रिसीवर की तरफ है, तो प्लस लोगे, माइनस साइन मेंटेन रहेगा। सो अगेन लिसन वेरी केयरफुली व्हाट आई एम सेइंग। मुझे ऑब्जर्वर ने जो साउंड रिसीव करी है उसकी फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, एंड दैट साउंड इज करस्पॉन्डिंग टू दैट पोजीशन ऑफ द सोर्स व्हेन इट वाज एट ए पर इसने जो साउंड इमिट करी वो जब ऑब्जर्वर तक पहुंची। अब मैं क्वेश्चन बदल रहा हूं, अब मैं आपसे कह रहा हूं कि ये रहा ऑब्जर्वर रेस्ट पे। नाउ आई एम सेइंग, लिसन वेरी केयरफुली, और आप वीडियो पॉज करके सोचना थोड़ा सा। व्हेन सोर्स इज एट दिस पोजीशन Q, when source is at this position Q, at that instant what is the frequency of sound received by observer? What is the frequency of sound received by observer at that instant when the source is at Q? अब सोचो, अब पॉज करके सोचना इसको। अब जिस वक्त सोर्स Q पर है उस वक्त इस ऑब्जर्वर ने जो साउंड रिसीव करी, तो ठीक इस Q पे जो सोर्स ने साउंड इमिट करी होगी, ये सोर्स एक ट्रेन थी जो कंटिन्यूअसली विसल करते हुए जा रही है,
इस वक्त जो सोर्स ने साउंड इमिट करी होगी वो जब तक ऑब्जर्वर तक आएगी तब तक तो ये आगे चला गया होगा। मुझे कह रहा है ठीक इस वक्त जो, जब ये यहां है सोर्स, इस वक्त जो इसने साउंड रिसीव करी, तो इस वक्त जो इसने साउंड रिसीव करी है वो साउंड सोर्स ने थोड़ा पहले यहां कहीं इमिट करी होगी, पी पर। सोर्स ने साउंड इमिट करी पी पर, साउंड जा रही है, साउंड तो चारों तरफ जाएगी, इसने यहां पे साउंड इमिट करी, साउंड चारों तरफ जा रही है। मुझे चारों तरफ से मतलब नहीं है, मुझे उस साउंड से मतलब है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। ये मान लो मैं कंसेक्यूटिव कंप्रेशंस ऐसे ऐसे दिखा रहा हूं, तो ये वाली साउंड से मतलब है जो ऑब्जर्वर की तरफ जा रही है। ओके, पी पे साउंड इमिट करी क्योंकि ट्रेन भी हाई स्पीड थी। जनरली ऐसी हम बात नहीं करते क्योंकि साउंड 330 की स्पीड पे फटाफट ही पहुंच जाती है, बट अब यहां पे कह रहा है क्वेश्चन ट्रेन भी हाई स्पीड है, तो जितनी देर में साउंड पी से ओ पहुंचेगी ट्रेन पी से क्यू पहुंचेगी। तो ऑब्जर्वर जो साउंड इस वक्त रिसीव करेगा जब ट्रेन क्यू पर है, वो साउंड ट्रेन ने इमिट पी पर करी थी। ओके, अब आपको ये एंगल ढूंढना पड़ जाएगा खुद, ये तो गिवन था, ये ढूंढना पड़ेगा। तो अब कैसे करोगे? ट्रेन की स्पीड कितनी है मान लो v, साउंड इस डायरेक्शन में किस स्पीड से बढ़ेगी vs, जितनी देर में सोर्स पहुंचेगा P से Q, मान लो वो टाइम है सम स्मॉल t तो ये वाला डिस्टेंस क्या हो जाएगा P से Q तक का, ये हो जाएगा vt। उतनी देर में साउंड यहां से यहां पहुंच जाएगी, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा vs इंटू टी। तो जो cos थीटा है उस cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज vt अपॉन vst, t कैंसल, ये आ गया cos थीटा। और अब आप अपना फॉर्मूला लगा दो, n डैश इज इक्वल टू n टाइम्स v प्लस vo, वो जीरो है, अपॉन v माइनस vs इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू है v अपॉन, दिस इज कॉस थीटा इज v अपॉन वेलोसिटी ऑफ, ये मैंने उल्टा कर दिया यहाँ पे, ये वेलोसिटी ऑफ सोर्स है vs और ये वेलोसिटी ऑफ साउंड है, ठीक है, यहाँ पे थोड़ा ठीक कर लेना। सो कॉस थीटा आएगा vs अपॉन v, vs का मतलब वेलोसिटी ऑफ सोर्स और v का मतलब वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो ये आंसर बनेगा v माइनस vs स्क्वायर अपॉन v। वो एलसीएम वगैरह लेके आप सॉल्व कर लोगे। ओके, और अगर मान लो कहता कि ये Q, ये ऑब्जर्वर, अगर कहता कि इस ट्रेन ने जो Q पर साउंड इमिट करी है, Q पर जो साउंड इमिट करी है वो ऑब्जर्वर तक जब पहुंचेगी तो व्हाट इज इट्स एपेरेंट फ्रीक्वेंसी, वो सेम आएगी, क्योंकि Q पर इसने जो साउंड इमिट करी, नो डाउट जब तक वो साउंड यहां जाएगी ट्रेन थोड़ा आगे चली जाएगी, बट मुझे हमेशा सोर्स की खाली वो पोजीशन से मतलब है जब उसने साउंड इमिट करी, और ऑब्जर्वर की मुझे उस पोजीशन से मतलब है जब उसने साउंड रिसीव करी। ऑब्जर्वर तो रेस्ट पे है, तो इसने साउंड इमिट कर दी, साउंड इधर जा रही है, वो आगे जा रही है, ट्रेन जाने दो, मुझे तो यही वाले पोजीशन पे सोर्स की वेलोसिटी लेनी थी, ट्रेन की वेलोसिटी इधर थी vs और साउंड इस डायरेक्शन में जा रही है, तो इस केस में vs का कंपोनेंट इधर आएगा 0, इसलिए इस केस n डैश n के बराबर आएगा। मतलब इस Q पॉइंट पर ट्रेन ने जो साउंड इमिट करी वो साउंड जब ऑब्जर्वर तक पहुंचेगी तो उस साउंड की फ्रीक्वेंसी उतनी ही होगी जितनी एक्चुअल में थी। ओके, सो ये चीजें आप ध्यान रखना। इसी में जैसे अगर हम दोनों को मूव कराएं, लेट्स से सोर्स ऑब्जर्वर दोनों मोशन में है, t इक्वल टू 0 पर किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे सोर्स यहां है, ऑब्जर्वर यहां है, सोर्स भी मोशन में है, ऑब्जर्वर भी मोशन में है। ओके, लेट्स से सोर्स इस तरफ जा रहा था विद वेलोसिटी vs, ऑब्जर्वर इस तरफ जा रहा था विद वेलोसिटी vo। सुनना बहुत गौर से, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनेगा ये। सोर्स एंड ऑब्जर्वर बोथ आर इन मोशन एंड बोथ आर इन मूविंग एट हाई स्पीड, सो दैट साउंड की वेलोसिटी के सामने उनको इग्नोर नहीं कर सकते, ठीक है। सोर्स ने ठीक अभी अभी साउंड इमिट करी, t इक्वल टू 0, अभी अभी साउंड इमिट करी, तो साउंड चारों तरफ जाएगी, तो जो साउंड यहां से इधर पहुंचेगी तब तक तो ये आगे निकल गया होगा,
ऑब्जर्वर तो चला गया होगा कहीं और। तो आपको ऑब्जर्वर की ये पोजीशन नहीं लेनी। t इक्वल टू 0 पे ऑब्जर्वर यहां है और t इक्वल टू 0 पे सोर्स यहां पे है। सोर्स ने साउंड इमिट करी, साउंड चारों तरफ जाएगी। लेट्स से जो साउंड इस तरफ गई ऐसे, जितनी देर में साउंड यहां गई उतनी देर में ऑब्जर्वर ट्रैवल करके यहां आ गया। तो हमें ऑब्जर्वर की ये नई पोजीशन लेनी होगी, ओ डैश, नॉट दिस वन। समझना ध्यान से। t इक्वल टू 0 पे सोर्स यहां है, ऑब्जर्वर यहां है। सोर्स ने साउंड इमिट करी तो सोर्स की इसी पोजीशन को हम कंसीडर करेंगे। ऑब्जर्वर की हम उस पोजीशन को कंसीडर करेंगे जब साउंड उस तक पहुंची है। सो ये पोजीशन पे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इधर है, vo। सोर्स की वेलोसिटी इधर थी। अब मुझे सोर्स की वेलोसिटी लेनी है अलोंग द, सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देम। तो मुझे ये लाइन से मतलब है, दिस इज द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड ऑब्जर्वर फॉर दिस करस्पॉन्डिंग टू द साउंड। जो साउंड यहां से चली थी वो ऑब्जर्वर को यहां मिली है, तो ये लाइन। तो मुझे ये वाले एंगल नहीं चाहिए, ये एंगल चाहिए होगा अल्फा, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी का कंपोनेंट इधर चाहिए होगा बीटा। ये चीज आप ध्यान रखना। ऐसा कोई क्वेश्चन मतलब फ्रेम करने को कुछ भी फ्रेम कर लो आप, क्वेश्चन कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए आपका। एन डैश इज इक्वल टू एन टाइम्स वी प्लस वीओ कॉस बीटा, क्योंकि वीओ कॉस बीटा सोर्स की तरफ है तो उसको मैं प्लस लूंगा, वीओ कॉस बीटा अपॉन वी माइनस वी एस कॉस अल्फा भी ऑब्जर्वर की तरफ है तो उसको भी मैं प्लस लूंगा, सो वी एस कॉस अल्फा। ये एक्सप्रेशन बनेगा। ओके, ध्यान रखना इस चीज का। और सुनो, अगर सोर्स और ऑब्जर्वर एक्सेलरेटेड है, ठीक है, लेट्स से ये सोर्स है और थोड़ी दूर आगे यहां पर मान लो रिसीवर है, ठीक है। t इक्वल टू 0 पर मान लो सोर्स की वेलोसिटी है, कुछ भी आप मान लो 40 मीटर्स पर सेकेंड है सोर्स की वेलोसिटी, साउंड की वेलोसिटी 330 है। सोर्स की वेलोसिटी आपने उस मूवमेंट पर लेनी है जब इसने साउंड इमिट करी, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी आपने उस मूवमेंट पर लेनी है जब उसने वही साउंड रिसीव करी। क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना कि कौन सी साउंड, कौन से इंस्टेंट वाली साउंड हमें चाहिए। सपोज मैं आपसे कहता हूं t इक्वल टू 0 पर जो साउंड इमिट हुई, t इक्वल टू 0 पे ये साउंड इमिट हुई, ये साउंड यहां पे साउंड की वेलोसिटी से आगे बढ़ेगी। अब सोर्स का काम खत्म। सोर्स की वेलोसिटी आपने उस वक्त की देख ली जिस वक्त साउंड उससे चली थी, सोर्स का काम हो गया। रिसीवर आगे आ रहा है, रिसीवर की इस वक्त है वेलोसिटी मान लो 10, तो मुझे रिसीवर की ये वेलोसिटी नहीं चाहिए, रिसीवर एक्सेलरेटेड है। ये रिसीवर आगे आ रहा है, आगे आ रहा है, आगे आ रहा है यहां कहीं पर, और उतनी देर में ये जो साउंड थी ये भी आगे आती हुई यहां पे रिसीवर को मिली। इस वक्त रिसीवर की वेलोसिटी मान लो बदल के हो गई है 15 मीटर्स पर सेकेंड, तो मुझे फॉर्मूले में रिसीवर की ये 15 वाली वेलोसिटी लेनी है, ना कि 10 वाली। इस चीज का ध्यान रखना। सो व्हेन सोर्स एंड, लिख लेना, व्हेन सोर्स एंड रिसीवर आर एक्सेलरेटेड, सोर्स की उस इंस्टेंट की वेलोसिटी लो जो साउंड जब उससे चली, और रिसीवर की उस इंस्टेंट की जब वो साउंड उसने रिसीव करी। ये बात का खास ध्यान रखना। ओके, नेक्स्ट इज, जैसे इस तरह के एक दो बार क्वेश्चंस आए हुए हैं कि सोर्स ऐसे सर्कल में घूम रहा है विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, एंड हियर इज सम रिसीवर, यहां पे है रिसीवर, तो सोर्स ऐसे ऐसे घूम रहा है, तो रिसीवर से आप टेंजेंट ड्रॉ करो सोर्स के लाइन ऑफ मोशन पर, ये एंड ये टेंजेंट, ठीक है। जब सोर्स यहां पर होगा, इस जगह पर, सोर्स की वेलोसिटी एग्जैक्टली रिसीवर के तरफ होगी, सर्कल के टेंजेंशियल रिसीवर की ओर। यहां पे जो सोर्स साउंड इमिट करेगा P पर, ये साउंड जब रिसीवर के पास जाएगी तो रिसीवर विल रिकॉर्ड मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। वो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आएगी एन एक्चुअल इंटू वी, रिसीवर तो रेस्ट पे है तो VO0 अपॉन V माइनस VS, ये ओके। और जब ये घूमते घूमते Q पर पहुंचेगा, Q पोजीशन पर सोर्स जो साउंड इमिट करेगा, वो साउंड जब इस तक पहुंचेगी रिसीवर तक, तो करस्पॉन्डिंग टू द पोजीशन Q जो साउंड इमिट करी सोर्स ने, वो जब रिसीवर तक पहुंचेगी,
फ्रीक्वेंसी मिनिमम होगी। सो फ्रीक्वेंसी की मिनिमम वैल्यू आएगी n टाइम्स v अपॉन v प्लस, वो माइनस ऑफ माइनस हो जाएगा, दूर जा रहा है। ओके तो पूछ सकते हैं रिसीवर कितनी मैक्सिमम कितनी मिनिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव कर रहा है। इस पोजीशन के करस्पॉन्डिंग यहां पर लेट्स से ए, इस पोजीशन पर सोर्स जो साउंड इमिट करेगा वो जब रिसीवर तक पहुंचेगी तो द फ्रीक्वेंसी रिसीव्ड बाय रिसीवर इज सेम एज द फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स, क्योंकि इस पोजीशन पर सोर्स की वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग सोर्स एंड रिसीवर इज 0। ठीक है, अब इसमें भी चेंजेस कर सकते हैं। नाउ इफ आई आस्क अ स्मॉल क्वेश्चन, रिसीवर ने जिस वक्त मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी सोर्स कहां पर है? रिसीवर ने जिस वक्त मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव करी सोर्स कहां पर है? सोर्स ने पी पर साउंड जो इमिट करी थी वो रिसीवर तक गई तो रिसीवर ने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिसीव करी। बात समझना, मैं आपसे कहूं सोर्स की वो पोजीशन बताओ जिसके करस्पॉन्डिंग जो साउंड इमिट हुई है वो रिसीवर तक पहुंचने पे मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी मिली है उसे, तो आंसर इज पी। अब मेरा क्वेश्चन है जिस मूवमेंट पे इसने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी उस मूवमेंट पर सोर्स कहां है? तो सोर्स पी पर था, सोर्स ने जो साउंड इमिट करी, ये पी से आर तक की डिस्टेंस आपको ढूंढनी पड़ेगी, डी ज्योमेट्री वगैरह यूज करके आप ये डिस्टेंस ढूंढोगे। अब पी पर इमिट हुई साउंड कितनी देर तक लगेगी उसको आर तक जाने में? उसको टाइम लगेगा d अपॉन वेलोसिटी ऑफ साउंड v। मैं वेलोसिटी ऑफ साउंड को v ले रहा हूं, तो इतना टाइम लगेगा यहां से इमिट हुई साउंड को वहां तक जाने में। इतने टाइम के बाद p पर जब सोर्स है उसके इतनी देर के बाद रिसीवर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करेगा, और इतनी देर में इतने टाइम में ये सोर्स यहां से यहां कहीं पहुंच जाएगा इस जगह पे p डैश। ये एंगल हमें ढूंढना पड़ेगा थीटा, ये थीटा एंगल होगा ओमेगा टी। ओमेगा इसकी एंगुलर वेलोसिटी है, ओमेगा टी। ओमेगा की वैल्यू आप सब्स्टिट्यूट कर दोगे, वी एस अपॉन आर, टाइम ये रख दोगे, पी डैश। तो जिस वक्त रिसीवर ने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी रिकॉर्ड करी उस वक्त सोर्स पी से चल के पी डैश पर पहुंच गया होगा। ओके तो इस तरह से ना डॉपलर्स इफेक्ट में बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस हैं, काइनेमेटिक्स का ही यूज है। सोर्स जो कंप्रेशन से इमिट कर रहा है, बिल्कुल ऐसे सोचो जैसे कि कोई फील्डर है, उसके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, वो हर कैपिटल टी सेकंड्स पे बॉल फेंक रहा है। बिल्कुल ऐसा ही हो रहा है। आप ग्राउंड में खड़े हो, आपके पास बहुत सारी बॉल्स हैं, आप हर कैपिटल टी सेकंड्स के बाद बॉल फेंक रहे हो। आपका फ्रेंड भी खड़ा है, आप भी खड़े हो, तो आपका फ्रेंड हर टी सेकंड्स बाद ही कैच करेगा, बट वो आगे आना शुरू हो जाए, आप तो फेंकोगे हर टी सेकंड्स के बाद, वो कैच जल्दी जल्दी करेगा। उसके लिए बॉल के कैचिंग के बीच का जो टाइम है वो कम हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाएगी। आप सोचना, तो डॉपलर्स इफेक्ट में काइनेमेटिक्स का यूज आ जाता है, इसलिए बड़े इंटरेस्टिंग इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, सो ये सारा आप रिवाइज करो एंड देन हम आगे डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।